कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे पुलिस वाले से जिसे सजा के तौर पर साइबर सेल में फेंक दिया जाता है। मुसीबत ये है कि इस भाई साहब को कीबोर्ड पर उंगली रखना तक नहीं आता। डिजिटल दुनिया के टेढ़े मेढ़े केस देखकर इसका सिर घूम जाता है। हार मानकर वो मदद लेता है एक ऐसे शातिर एथिकल हैकर की जिसका पुलिस महकमे से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अब स्क्रीन पर एंट्री होती है एक खतरनाक मास्टरमाइंड विलन की, जिसके लिए कंप्यूटर के सामने बैठकर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसी बीच शहर के एक बड़े मिनिस्टर का बेटा किडनैप हो जाता है और पीछे की डोर उसी मास्टरमाइंड के हाथ में है। लेकिन क्या उसका मकसद सिर्फ 5 करोड़ की फिरौती है या कोई पुराना खतरनाक बदला? चलिए जानते हैं राजकुमार हिरानी की पहली धमाकेदार OTT सीरीज प्रीतम एंड पेड्रो की इस कहानी में। कहानी की घड़ी टिक टिक करती हुई पहुंचती है 27 दिसंबर 2024 शुक्रवार की रात ठीक 3:35 पर। पूरा शहर गहरी नींद में सोया है। तभी बुर्का पहने 2 लोग ताला तोड़कर एक ATM बूथ में घुसते हैं। शातिर इतने हैं कि घुसते ही सबसे पहले CCTV कैमरे पर स्प्रे मारकर उसे अंधा कर देते हैं। वो मशीन से पैसे निकालने की कोशिश करते हैं, पर जब नाकाम रहते हैं तो अपने 2 और साथियों को फोन घुमाते हैं जो पास की गली में पिकअप वैन लेकर तैयार खड़े थे। पिकअप वैन के पीछे एक मोटी लोहे की जंजीर बंधी थी। ये लोग जंजीर का दूसरा सिरा सीधे ATM मशीन से बांधते हैं, पिकअप का एक्सीलेटर दबाते हैं और भड़ाम, पैसों से भरी पूरी ATM मशीन जड़ से उखड़कर बाहर आ जाती है। वो मशीन लाद कर रफू चक्कर हो जाते हैं। पास के फुटपाथ पर सो रहा एक भिखारी इस शोर से जागता है और बुर्का वाली औरतों को ATM उड़ाते देख उसके होश उड़ जाते हैं। अगले दिन थाने में प्रीतम नाम का एक लड़का अपने दादू को लेकर आता है। उनकी शिकायत बड़ी अजीब है। दादू का पुराना टेप रिकॉर्डर चोरी हो गया है, जिसमें उनकी स्वर्गवासी पत्नी की आखिरी आवाज और गाने रिकॉर्ड थे। कांस्टेबल जयंत चिढ़कर पूछता है, इस कबाड़ की कीमत कितनी है? दादू बोले, 1982 में 532 रुपए का लिया था। यह सुनकर कांस्टेबल का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चिल्लाता है, यहाँ 28 लाख की ATM मशीन चोरी हो गई है और तुम्हें 500 रुपए के टेप रिकॉर्डर की पड़ी है। पर दादू बड़े प्यार से कहते हैं, बेटा पुलिस का काम ढूंढना है तो दोनों ढूंढ दो ना। जयंत उन्हें डांटकर भगाने लगता है। प्रीतम अपने दादू को टैक्सी में बिठाकर घर भेज देता है, लेकिन खुद वापस थाने में घुसकर जयंत का कंधा पकड़ लेता है और समझाता है कि वो टेप रिकॉर्डर उसके दादू की बची कुची जिंदगी का इकलौता सहारा है, इसलिए उसकी कीमत 28 लाख से कम नहीं। लेकिन पुलिस वाले पर हाथ उठाने के जुर्म में प्रीतम को सीधा लॉकअप में ठूंस दिया जाता है। तभी एंट्री होती है ऑफिशियल इंचार्ज इंस्पेक्टर पेड्रो की। थाने में ATM बूथ के मालिक हंगामा कर रहे थे, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। लॉकअप से प्रीतम चिल्लाता है कि अगर उसे सिर्फ 15 मिनट के लिए एक कंप्यूटर दे दिया जाए तो वो पूरी ATM मशीन ढूंढ निकालेगा। पेड्रो भड़क कर उसे लॉकअप से बाहर निकालता है और कंप्यूटर के सामने पटक देता है। प्रीतम बस 2 सवाल पूछता है, चोरी कहाँ हुई और कितने बजे? इसके बाद कीबोर्ड पर उसकी उंगलियां सुपर फास्ट स्पीड से चलने लगती हैं। कुछ ही मिनटों में वो एक पेपर प्रिंट करता है और कहता है, ये रहे उन 4 चोरों के नाम और पते। पेड्रो और उसकी टीम ठहरे पुराने जमाने के एनालॉग लोग, जिन्हें डिजिटल दुनिया का कुछ अता पता नहीं था। प्रीतम एक फोटो की तरफ इशारा करके बताता है कि चोर का नाम रमेश है। आज उसकी शादी है और शादी का खर्चा निकालने के लिए ही उसने ATM उड़ाया है। इस वक्त ATM मशीन उसी की वेल्डिंग शॉप में कपड़े से ढकी रखी है। प्रीतम ने गूगल मैप और सैटेलाइट फुटेज से दुकान की लाइव फोटो तक निकाल दी थी। पुलिस तुरंत लोकेशन पर पहुंचती है। दुकान का ताला टूटता है तो अंदर से वही बुर्का और ATM मशीन बरामद हो जाती है। हालांकि पैसे गायब थे। इसके बाद पुलिस सीधे रमेश की बारात में धावा बोलती है। रमेश दूल्हे के लिबास में औरत का दुपट्टा ओढ़कर भागने की कोशिश करता है, पर पेड्रो उसे दबोच लेता है। पेड्रो प्रीतम के इस कारनामे से दंग रह जाता है। वो खुद प्रीतम को जीप से घर छोड़ने जाता है और पूछता है, ये तूने किया कैसे? प्रीतम राज खोलता है कि ATM अकेले उखाड़ना मुमकिन नहीं था, यानी कम से कम 3 से 4 लोग शामिल थे, और अगर इतने लोग थे तो वो आपस में फोन पर बात जरूर करेंगे। प्रीतम ने उस वक्त उस इलाके का मोबाइल टावर हैक किया। कुल 25 कॉल्स में से सिर्फ एक कॉल ऐसी थी जो उसी गैंग के बीच हुई थी। वहीं से उसने सोशल मीडिया खंगाला और रमेश की शादी का पता लगा लिया। पेड्रो जब उसका प्रोफेशन पूछता है तो प्रीतम हिचकिचाते हुए खुद को एक वैक्यूम क्लीनर इंजीनियर बताता है, जो पहले IT फर्म्स में था। घर लौटने पर पेड्रो को DIG का फोन आता है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर के घर डकैती हो गई है। पेड्रो मौके पर पहुंचता है तो पता चलता है कि सिर्फ मंत्री की बीवी का मोबाइल गायब है। पेड्रो को मंत्री के चालाक छोटे बेटे विनी पर शक होता है, जिसके हाथ पर
जलने का निशान था। पेड्रो को लगता है फोन इसी बच्चे के पास है, लेकिन मंत्री और उसकी बीवी अपने बच्चे पर इल्जाम सुनकर भड़क जाते हैं और पेड्रो को वहाँ से भगा देते हैं। केस रफा दफा करने के लिए पेड्रो बाजार से वैसा ही नया फोन खरीदता है और लॉकअप से चोर रमेश को निकालकर सौदा करता है कि वो सिगरेट और मीट के बदले इस मोबाइल चोरी का इल्जाम भी अपने सिर ले ले। पेड्रो सोचता है कि पुराने फोन का डेटा नए में फ्लैश मार देगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन जब वो मंत्री के घर पहुंचता है तो पासा पलट जाता है। मंत्री को असली फोन पहले ही विनी के कमरे से मिल चुका था। पेड्रो की ये चालाकी पकड़ी जाती है और सजा के तौर पर उसका ट्रांसफर सीधे साइबर सेल में कर दिया जाता है, जिसे वो लोग नर्क समझते थे। साइबर सेल में पेड्रो का पहला दिन किसी बुरे सपने जैसा था। उसे कंप्यूटर ऑनलाइन तक करना नहीं आता था। तभी एक रेस्टोरेंट का मालिक आकर शिकायत करता है कि उसके क्लाउड स्टोरेज पर हैकर ने अटैक करके सारी फाइलें उड़ा दी हैं। अब पेड्रो ठहरा देसी पुलिस वाला। वो गुस्से में कहता है, क्या मजाक कर रहे हो? क्लाउड मतलब बादल, तुम्हारी फाइलें बादलों में उड़ रही हैं क्या? रेस्टोरेंट मालिक उसकी इस बेवकूफी पर उसे खरी खोटी सुनाकर चला जाता है। भरे स्टाफ में बेइज्जत होने के बाद पेड्रो डीआईजी से गिड़गिड़ाता है कि उसे वापस क्राइम ब्रांच भेजा जाए, क्योंकि उसके हाथ में पिस्तौल अच्छी लगती है, माउस नहीं। डीआईजी शर्त रखता है कि अगर वो साइबर सेल के 2 से 3 केस सुलझा दे तो वो उसका ट्रांसफर वापस करा देगा। पेड्रो तुरंत प्रीतम के पास दौड़ता है और झूठ बोलता है कि 3 कांस्टेबल उसके दादू का टेप रिकॉर्डर ढूंढ रहे हैं। बदले में प्रीतम को उसके केस सुलझाने होंगे। प्रीतम मना करता है तो पेड्रो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करता है और प्रीतम मान जाता है। तभी 31 दिसंबर की रात पेड्रो के पास एक मशहूर न्यूज एंकर अना का फोन आता है। उसे किसी सन की आशिक का ईमेल आया था, जिसमें लिखा था, आज रात ठीक 11:59 पर मैं अपनी बीवी और उसके प्रेमी को गोली मार दूंगा और फिर खुद भी सुसाइड कर लूंगा। रिसेप्शन पर मेरा सुसाइड लेटर मिल जाएगा। नए साल की शुरुआत में सिर्फ 5 घंटे बचे थे। प्रीतम तुरंत लैपटॉप संभालता है। वो अना के जरिए उस कातिल को एक ट्रैकर कोड वाला मेल फॉरवर्ड करवाता है। जैसे ही वो शख्स मेल खोलता है, प्रीतम उसका पूरा चिट्ठा निकाल लेता है। ईमेल आईडी थी कार्लोस लोबो 1980, यानी वो 1980 में पैदा हुआ पुलिस वाला या गैंगस्टर था। चूंकि वो अपनी इज्जत को लेकर फिक्रमंद था और उसने रिसेप्शन का जिक्र किया था, प्रीतम समझ जाता है कि वो कोई पुलिस वाला है और उसकी बीवी अपने प्रेमी के साथ किसी होटल में रुकी है। प्रीतम फटाफट उसकी लोकेशन ट्रैक करता है, होटल सांता काटाना। पेड्रो और प्रीतम तुरंत होटल भागते हैं। वहाँ कार्लोस पहले ही रिसेप्शन पर सुसाइड नोट छोड़कर अपनी बीवी के कमरे की तरफ बढ़ चुका था। पेड्रो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर कार्लोस ब्लैंक फायर कर देता है। पेड्रो हार नहीं मानता। वो एक पुलिस वाले का दर्द बयान करते हुए कार्लोस को उसके बेटे का वास्ता देता है कि अगर आज तुमने खून किया तो तुम्हारा बेटा हर नए साल पर अपने बाप को कातिल कहेगा। कार्लोस टूट जाता है, रो पड़ता है और कत्ल का इरादा छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। पेड्रो और प्रीतम का पहला केस सुपरहिट जीत रहा। जीत का जश्न मनाने पेड्रो प्रीतम को अपने घर लाता है, लेकिन वहाँ पेड्रो की बीवी स्टेसी हंगामा खड़ा कर देती है, क्योंकि पेड्रो अपने मरे हुए बेटे का बर्थडे मनाने के लिए घर पर मौजूद नहीं था। दोनों के बीच पुराना दर्द उभर आता है। स्टेसी चिल्लाती है कि बेटे की मौत का जिम्मेदार पेड्रो ही है, क्योंकि बेटे को लगता था कि उसका सुपर हीरो पापा उसे बचा लेगा, पर पेड्रो नाकाम रहा। गुस्से में स्टेसी घर छोड़कर चली जाती है। कुछ दिन बाद पेड्रो प्रीतम को थाने बुलाकर दादू का वो पुराना टेप रिकॉर्डर तो सौंप देता है, पर ट्विस्ट ये था कि उसके अंदर से कैसेट गायब थी। प्रीतम का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसे सिर्फ अपनी दादी की वो आवाज चाहिए थी। तभी थाने के टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होती है। क्रीड़ा मंत्री का बेटा विनी घर के अंदर से ही रहस्यमयी तरीके से किडनैप हो गया है। सीसीटीवी में उसके घर के अंदर आने की फुटेज तो है, पर बाहर जाने की कोई फुटेज नहीं। तभी मंत्री के फोन पर किडनैपर की कॉल आती है। 5 करोड़ रुपए कैश तैयार रखो, वरना बच्चे की लाश पार्सल कर दूंगा। साइबर टीम के साथ पेड्रो भी वहाँ पहुँचता है। जब वो किडनैपर का नंबर ट्रैक करते हैं तो नाम निकलता है बॉबी सेक्वेरा। पुलिस जब उस पते पर रेड मारती है तो होश उड़ जाते हैं। बॉबी सेक्वेरा कोई खतरनाक गुंडा नहीं, बल्कि एक 102 साल की बुजुर्ग महिला थी, जो 2 महीने से कोमा में थी और आज ही उसका फ्यूनरल था। साफ था कि किसी बेहद शातिर मास्टरमाइंड ने फर्जी आईडी से सिम निकालकर पुलिस को चकमा दिया था। मंत्री पेड्रो पर बुरी तरह भड़क जाता है और उसे बेइज्जत करके निकालने लगता है, लेकिन पेड्रो भी दहाड़ता है कि अगर पिछली बार उसे बच्चे से बात करने दी जाती तो आज ये नौबत नहीं आती। पेड्रो खुली चुनौती देता है कि वो बच्चे को ढूंढ कर रहेगा। मंत्री को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पेड्रो को अपने तरीके से केस संभालने की इजाजत दे देता है। पेड्रो तुरंत प्रीतम को अपनी गाड़ी में बिठा कर लाता है। मंत्री का पीए प्रीतम को देखकर नाक भौं सिकोड़ता है कि ये वैक्यूम क्लीनर बेचने वाला क्या खाक मदद करेगा।
मगर तभी पीए के मोबाइल पर किडनैपर की दोबारा कॉल आती है और पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। पेड्रो फोन रिसीव करता है और प्रीतम कॉल ट्रैक करने बैठ जाता है। फोन ट्रैक हो जाने पर प्रीतम डिस्प्ले पर एक जगह के मैप में कुछ डॉट डॉट दिखाकर कहता है यही किडनैपर की मौजूदा लोकेशन है। प्रीतम को शक था किडनैपर दो फोन इस्तेमाल करता है, एक बर्नर फोन जिससे फिरौती की कॉल करता है और थोड़ी देर इस्तेमाल करके फोन फेंक देता है, दूसरा उसका पर्सनल फोन। बर्नर फोन की लोकेशन तो वह यूं ही किसी भी वक्त ट्रैक कर सकता था। प्रीतम इतनी देर से कोशिश कर रहा था कि किडनैपर के पर्सनल फोन को ट्रैक किया जा सके। किडनैपर चालाकी से घर से काफी दूर जाकर फोन करता है, मगर प्रीतम ने आखिरी दो फोन कॉल से निकाल लिया कि किडनैपर का मोबाइल पास के टावर से कब कितनी दूरी पर था। उस रेंज के साथ उसने उस टावर के अंदर आने वाले बाकी सारे सिम कार्ड्स की रेंज भी चेक की। इससे उसे दिखा सिर्फ एक सिम कार्ड ही बर्नर फोन की रेंज के साथ मैच कर रहा था। बस यहीं से प्रीतम समझ गया वही किडनैपर के पर्सनल मोबाइल का सिम कार्ड है। अब उस सिम कार्ड के नंबर से प्रीतम और भी बहुत सी डिटेल्स निकाल सकता है। वह बाकी डिटेल्स निकालता रहता है और इधर पेड्रो जयंत की लीडिंग में एक फोर्स किडनैपर की लोकेशन पर भेज देता है। किडनैपर की लोकेशन अब नदी के किनारे रुकी हुई थी। पुलिस चारों तरफ से घर घेर लेती है। जयंत पेड्रो को कंफर्मेशन देता है किडनैपर घर के अंदर ही है। जयंत ने आसपास पता किया है। 4:30 बजे उसे अपने रेस्टोरेंट के लिए दूध लेने जाना है। पेड्रो हुक्म देता है वह दूध लेने बाहर निकलते ही सब अंदर घुसे और विनी को रेस्क्यू कर ले। पेड्रो काफी खुश था। यह ओपन एंड शर्ट केस जैसा ही आसान है, मगर प्रीतम उसे ज्यादा खुश होने से मना करता है क्योंकि उसने फोन डिटेल्स खंगाल कर पता किया है। इस गेम में एक और प्लेयर भी शामिल है और वह है खुद मंत्री की बीवी श्रद्धा। प्रीतम पेड्रो को ये बात पर्सनली बताता है तो पेड्रो काफी भड़क जाता है और प्रीतम को साइड में बुलाकर कहता है देख भाई मुझे और मार मत खिलवा। यह बात कहने गया तो मंत्री बनना मुझे सबूत नहीं छोड़ेगा। प्रीतम अपने साइबर सेंस से पेड्रो को यकीन दिलाता है किसी भी तरह श्रद्धा भी इसमें शामिल है। उसने खुद श्योर होने के लिए श्रद्धा का सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक किया है। श्रद्धा पहले दिन में कम से कम 50 स्टेटस और फोटो अपलोड करती थी, इनमें ज्यादातर फोटो के बेटे के साथ। मगर पिछले 9 दिन से उसने स्टेटस डालना बंद कर दिया है। बेटा तो किडनैप हुआ है, 2 दिन पहले तो उसने 9 दिन पहले से मातम बनाना शुरू क्यों कर दिया। मामले में और श्योर होने के लिए प्रीतम श्रद्धा के एलेक्सा वर्चुअल असिस्टेंट का पासवर्ड हैक कर लेता है। क्योंकि यह बड़े लोग हैं, बटन दबाने में तकलीफ होती है तो एलेक्सा को आवाज से कमांड देकर सारे काम करते हैं। हालांकि प्रीतम पासवर्ड क्रैक नहीं कर पा रहा था। दुनिया के जितने भी पेचीदा पासवर्ड हैं किसी से काम नहीं बन रहा था। तब पेड्रो उसे 1 2 3 4 5 पासवर्ड ट्राई करने को कहता है। प्रीतम ये पासवर्ड डालते ही एलिसा का ऐप खुल जाता है। प्रीतम और श्रद्धा के सारे कमांड सुनना शुरू करता है। इनमें एक कमांड में उसने लेडीज हैट और फेस मास्क ऑर्डर किया है। यह देखकर उनका शक और बढ़ जाता है। एक और कमांड से उन्हें पता चलता है श्रद्धा ने एलेक्सा पर सर्च किया था इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन से आगोंदा शैक रिसोर्ट जाने के लिए कौन सी बस पकड़नी होगी। अब तो उन्हें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती, क्योंकि एक मंत्री की बीवी भला बस में क्यों चढ़ेगी। इस बारे में जानने के लिए वह श्रद्धा की गाड़ी के ड्राइवर के पास जाते हैं और पूछताछ करते हैं। ड्राइवर कुछ बताना नहीं चाहता तो पेड्रो उसे 2-4 थप्पड़ मारते ही वह कूल कर लेता है। मैडम को उसने शॉपिंग मॉल छोड़ा था, मगर यह जवाब तो उन्हें उम्मीद नहीं था। तो प्रीतम ड्राइवर के मोबाइल से उसका मूवमेंट लोकेशन ट्रैक करता है, मगर पता चलता है ड्राइवर सच बोल रहा है। इससे वह अंदाजा लगाते हैं किसी को कुछ बताए बिना श्रद्धा उस दिन शॉपिंग मॉल उतरी थी। फिर मॉल के पीछे के रास्ते से वह बाहर निकल गई और बस से रिसोर्ट चली गई। अपने शक को साबित करने के लिए वह अब रिसोर्ट पहुंच जाते हैं। रिसोर्ट की सीसीटीवी फुटेज चेक करके उन्हें श्रद्धा दिखती है। उसके साथ एक मर्द भी था। दोनों एक कमरे में घुसते हैं और यही आदमी असल में विनीहा किडनैपर है जो बार बार मंत्री को फोन कर रहा था। तो अब तो उन्हें श्रद्धा की कहानी भी पता चल गई। रिसोर्ट से किडनैपर की लोकेशन काफी पास ही थी, तो ट्रोलर से दोनों वहां पहुंच जाते हैं। तब तक 4:30 बज जाने से किडनैपर दूध लेने निकल रहा था। पेड्रो जयंत को किडनैपर का पीछा करने को कहता है और खुद खिड़की से घर के अंदर घुसता है, मगर घर में कहीं भी विनी नहीं था, मतलब उसे यहाँ नहीं रखा गया। विनी न मिलने पर भी उसे कुछ फोटो मिल जाती हैं, जिनमें मंत्री की बीवी श्रद्धा उस आदमी के साथ अंतरंग हालत में दिख रही थी। पेड्रो फौरन उन फोटो की तस्वीर मोबाइल में उतार लेता है। तब तक वह आदमी लौट आया था तो पेड्रो खिड़की से बाहर कूदकर भाग निकलता है। इसके बाद पेड्रो श्रद्धा के पास आकर पूछता है उसने अपने ही बेटे को किडनैप क्यों करवाया। श्रद्धा पहले तो अनजान बनने का नाटक करती है तो पेड्रो उसे फोटो दिखाता है। तब श्रद्धा कबूल करती है इस लड़के के साथ उसका कॉलेज में रिलेशन था। फिर लड़का जेल चला गया और श्रद्धा ने मंत्री से शादी कर ली। जेल से निकलकर लड़के ने उस पर रिसोर्ट में आने का दबाव डालना शुरू किया। मजबूर होकर रिसोर्ट गई तो लड़के ने उसे
उससे 5 करोड़ रुपए मांगे। श्रद्धा बताती है उसके पास इतने पैसे देने की हैसियत नहीं, क्योंकि मंत्री होने के बावजूद उसका पति कोई नाजायज कमाई नहीं करता। श्रद्धा पैसे देने से मना करती है तो लड़का विनी के किडनैप का नाटक करने की बात कहता है। इससे 5 करोड़ रुपए हड़प कर वह विनी को छोड़ देगा। श्रद्धा जब यह पागलपन मानने से इनकार करती है तो लड़का यह फोटो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करने लगता है। श्रद्धा को भी डर था अगर फोटो लीक हो गई तो अपोजिशन पार्टी इसी को इशू बनाकर मंत्री का करियर खत्म कर देगी, इसलिए वह सब जानकर भी मजबूर होकर चुप है। इसके अलावा लड़के ने उसे एक और बात भी बताई थी, उसकी मदद कोई जीनियस हैकर कर रहा है, वह साइबर सेक्टर संभाल लेगा ताकि वह पकड़ा ना जाए। पेड्रो जानना चाहता है श्रद्धा उस जीनियस हैकर के बारे में जानती है क्या। वैसे उस हैकर का नाम है मार्टिन। मार्टिन इस वक्त एक होटल में बैठा था और तानेजा नाम के एक बिजनेसमैन का इंतजार कर रहा था। मार्टिन ने लैपटॉप में तानेजा का यूजर नेम डालकर मेल के फॉरगॉट पासवर्ड पर कर्सर रखकर बैठा था। तानेजा आकर गाड़ी से उतरता ही है कि वह फॉरगॉट पासवर्ड प्रेस कर देता है और फोन पर बात करते करते ऐसे भागता है जैसे कोई बहुत अर्जेंट कॉल पर हो। तानेजा के सामने जाकर वह ड्रामा करता है, उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है। वो तानेजा से रिक्वेस्ट करता है, मेरे पापा को हार्ट अटैक आया है, फौरन डॉक्टर बुलाना है, मेरे मोबाइल की बैटरी डेड है, आपका फोन जरा देंगे प्लीज। मुसीबत में देखकर जैसे ही मार्टिन को मोबाइल देता है, मार्टिन मोबाइल से ओटीपी कोड देख लेता है। तानेजा के जाने के बाद वह ओटीपी डालकर पासवर्ड चेंज कर लेता है। हालांकि मार्टिन को मेल आईडी हैक का यह काम किसी और ने दिया था। मार्टिन उससे मेहनताने के पैसे भेजने को कहता है, फिर वह तानेजा का पासवर्ड दे देगा। तो मार्टिन ऐसा ही जीनियस हैकर है। खैर मार्टिन इसके बाद एक कैफे में जाकर बैठता है और श्रद्धा के एक्स को फोन करके कहता है पुलिस ने उसे पहचान लिया है। उसका फोन टैप करके कल से पुलिस ने उसका घर घेर रखा है। मार्टिन के हाव भाव से लग रहा था उसने जानबूझकर सिक्योरिटी लूज रखी थी ताकि वह लड़का पकड़ा जाए। मार्टिन उसे बिल्कुल क्लियरली टाइम समेत बता देता है कल कितने बजे पेड्रो उसके घर में घुसा था, कांस्टेबल जंत कितनी देर और कितनी दूर तक उसे फॉलो कर रहा था। बात खत्म करते ही मार्टिन देखता है उसके पीछे से कांस्टेबल जंत उठकर आ रहा है। मार्टिन तो डर के मारे सहम गया कि कहीं वह भी पकड़ा ना जाए, मगर जयंत सीधा रिसेप्शन चला जाता है। वो दरअसल एक पार्सल लेने आया था। पार्सल लेते वक्त उसे रिसेप्शन के पीछे डिस्प्ले सेक्शन में एक कैसेट दिखता है तो वह उसे उठा लेता है। उसे अंदाजा होता है यही प्रीतम के दादू के टेप रिकॉर्डर का कैसेट है। वह पेड्रो को फोन करके बताता है तो पेड्रो प्रीतम को लेकर कैफे पहुंच जाता है। कैसेट देखकर प्रीतम भी खुशी से उछल पड़ता है। जयंत सबको ऐलान करके कहता है यह प्रीतम की दादी की आवाज में रिकॉर्ड किया गाना है। इतना कहकर वह कैसेट प्ले करता है, मगर देखते हैं कोई मॉडर्न माना बज रहा है, यानी इसमें प्रीतम की दादी का रिकॉर्ड किया गाना है ही नहीं। प्रीतम अब बुरी तरह मायूस हो जाता है। मार्टिन वैसे तब तक वहाँ से खिसक चुका था तो उससे कोई आमना सामना नहीं होता। लौटकर वह दोबारा विनी की मिसिंग केस पर ध्यान देते हैं। प्रीतम घर की वाईफाई यूसेज हिस्ट्री चेक करके देखता है। सबसे ज्यादा वाईफाई इस्तेमाल हुआ है विनी के कमरे में। इसके अलावा उन्हें घर के एक नौकर से पता चलता है विनी मोबाइल पर कोई टिकटिकी गेम खेलता था। मोबाइल लेकर घर के हर कोने कोने में घूमता रहता और मोबाइल की डिस्प्ले पर टिकटिकी मारता। तो प्रीतम और पेड्रो अंदर आकर मंत्री और उसकी बीवी से पूछते हैं विनी क्लासरूम में सोता है, क्या विनी के स्कूल से कभी ऐसी शिकायत आई है? क्योंकि विनी रात रात भर जागकर गेम खेलता था तो स्कूल में उसका सो जाना लाजमी है। वह समझ नहीं पा रहे थे कि गेम खेलने या स्कूल में सो जाने का इस केस से क्या कनेक्शन। प्रीतम समझाकर बताता है विनी शायद किसी साइबर क्रिमिनल के हाथों किडनैप हुआ है। उस क्रिमिनल ने टिकटिकी गेम के जरिए विनी से इस घर का चप्पा चप्पा घुमवा लिया है और इसी तरह उसने घर के पूरे लेआउट का एक्सेस ले लिया है। शायद किडनैपर के पास घर के सारे कैमरों का एक्सेस है, इसीलिए उसने विनी को कैमरे में कैद हुए बगैर बाहर निकलने का रास्ता दिखा दिया। प्रीतम विनी का लैपटॉप देखना चाहता है तो श्रद्धा उसे अंदर ले जाती है, मगर लैपटॉप पर पासवर्ड था तो प्रीतम खोल नहीं पा रहा था। इसीलिए वह स्कूल में विनी के बेस्ट फ्रेंड से पता करने को कहता है। पेड्रो लिस्ट शॉर्ट करने को कहता है। क्लास में जो बच्चा विनी के साथ सोता था वह शायद विनी के लैपटॉप का पासवर्ड जानता होगा, क्योंकि वह भी विनी के साथ रात जागकर गेम खेलता था। वह ढूंढकर वैसे ही एक बच्चे को ले आते हैं। यह बच्चा भी विनी जैसा ही बदमाश निकलता है। ढेर सारा खाना गिर देने के बाद भी वह कुछ नहीं बताता। वह तो मुंह बस खाने के लिए खोल रहा था। यहाँ तक कि मंत्री को वह मिडिल फिंगर भी दिखा देता है। तब पेड्रो गुस्सा दिखाकर कहता है जरा देखूं तो बच्चे की फिंगर कितनी बड़ी है, अभी खतना करवा देता हूँ। यह सुनकर डर के मारे बच्चा विनी का पासवर्ड बता देता है। प्रीतम लैपटॉप ओपन करके देखता है विनी इतने दिन से ब्लू व्हेल गेम खेल रहा था। विनी के माँ बाप को इस गेम के बारे में पता नहीं था, तो प्रीतम बताता है यह गेम एक साइको रशियन डेवलपर ने सबसे पहले बनाया था। वह मानता था बच्चों को सुसाइड करके
मर जाना चाहिए। यह गेम शुरू होता है छोटे छोटे टास्क से, फिर बड़े बड़े टास्क शुरू होते हैं, जैसे पालतू जानवर को मारकर फ्रिज में रखना, पड़ोसी के कपड़े चुराकर जला देना या पोस्ट बॉक्स में आग लगा देना। और इसी तरह गेम का अंत होता है सुसाइड से। यह बातें सुनकर पेड्रो को अपने बेटे की याद आ जाती है। उसके बेटे ने भी इसी तरह कुएं में छलांग लगाकर सुसाइड किया था। मंत्री पूछता है, बुरा जानकर भी बच्चे ऐसे गेम क्यों खेलते हैं? प्रीतम बताता है, यह ऐप इंस्टॉल करते वक्त हर तरह की परमिशन ले लेता है। नतीजा, जब कोई लैपटॉप या मोबाइल ऑन रखकर ड्रेस चेंज करता है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ अंतरंग पल शेयर करता है, तब इस ऐप के कैमरे में परमिशन की वजह से वो सब सीक्रेटली रिकॉर्ड हो जाता है। बाद में उन्हीं से इन्हें ब्लैकमेल करके सुसाइड करने पर मजबूर किया जाता है। उन्हें शक होता है विनी भी शायद इसी तरह की साइबर बुलिंग का शिकार हुआ है। तो खैर, ऐप की वजह से विनी के लैपटॉप का एक्सेस मार्टिन के पास था, तो प्रीतम लैपटॉप ऑन करते ही विनी के कैमरे में मार्टिन सब देख लेता है। मार्टिन प्रीतम को देखते ही चौंक उठता है। उसका कोई पुराना जख्म ताजा उठता है। वो अब भी कुछ न करके चुपचाप उनकी कहानी देखता रहता है। प्रीतम विनी के लैपटॉप से गेम के टास्क में रिकॉर्ड हुई वीडियोस दिखाता है, जिसे रात के वक्त खाना चुगाकर रसोइये को डराना, माँ के मोबाइल से गेम डिलीट कर देना। इन्हीं छोटी मोटी शरारतों से गेम के टास्क शुरू हुए थे। प्रीतम अचानक कुछ नोटिस करके कहता है, हैकर शायद उन्हें देख पा रहा है। अब मार्टिन चुप ना रहकर जवाब देता है, बिल्कुल सही पहचाना, मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, ये थे। इस अनएक्सपेक्टेड आवाज को सुनकर घबराहट में प्रीतम लैपटॉप बंद कर देता है। तभी दोबारा श्रद्धा के मोबाइल पर मार्टिन कॉल करता है। श्रद्धा फोन रिसीव करके लाउड स्पीकर पर डालती है तो मार्टिन कहता है, लैपटॉप ऑफ करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो अब भी सब देख पा रहा है। मार्टिन घर के अंदर कहाँ कौन सी चीज रखी है सब एक एक करके बताना शुरू करता है। कोई कोई ढूंढने लगता है, कहीं कोई सीक्रेट कैमरा लगा है क्या? फिर मार्टिन डराता भी है, कोई खिड़की के पास ना जाए, गोली मार दी जाएगी। मार्टिन जो भी कहता सब डर के मारे वही करते, जिसे कोई भूत उनसे बात कर रहा हो। मार्टिन मोबाइल प्रीतम को देने को कहता है। प्रीतम उस वक्त मार्टिन की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था। मार्टिन ने भी बात भांप ली थी, तो वह प्रीतम से कहता है, उसके फोन कॉल की लोकेशन ट्रैक करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि वह वीपीए इस्तेमाल कर रहा है। प्रीतम समझने की कोशिश करता है कि मार्टिन कैमरे के एक्सेस के बगैर सब कुछ कैसे देख पा रहा है, तो वो सेंटर पॉइंट पर जाकर मार्टिन से पूछता है, बता अब मैं कहाँ हूँ? मार्टिन को काफी मजा आ रहा था, क्योंकि प्रीतम उसका टेस्ट ले रहा था। मार्टिन सही जवाब ही दे देता है। प्रीतम लिविंग रूम के सोफे के पास खड़ा है। अब प्रीतम सोफे पर बैठकर पूछता है, वो कहाँ है? अब की बार मार्टिन सही नहीं बता पाता। प्रीतम पूछता है, फोन उसके दाएं या बाएं तरफ पकड़ा है। मार्टिन इस बार भी नहीं बता पाता। अब प्रीतम मोबाइल पेड्रो के हाथ में उछालकर पोजीशन पूछता है, तो मार्टिन कह देता है, प्रीतम मंत्री के ऑनरी सर्टिफिकेट्स के सामने खड़ा है। मगर असल में वहाँ तो प्रीतम खड़ा नहीं है, बल्कि पेड्रो खड़ा है। और इसी से प्रीतम समझ जाता है मार्टिन उनमें से किसी को भी देख नहीं पा रहा। यहाँ जो हो रहा था, मार्टिन ने टिक टिकी गेम के जरिए घर की सारी दीवारों की फोटो कलेक्ट कर ली थी। उसने हर फोटो के साथ वाईफाई सिग्नल मैप कर दिया था, और इसी तरह वह वाईफाई स्ट्रेंथ के जरिए सबकी पोजीशन डिटेक्ट कर रहा था। मार्टिन की इस भूतगिरी का राज खुलने के बाद प्रीतम उसे ताना मारकर कहता है, दुनिया में सिर्फ तू ही अकेला जीनियस नहीं है। मार्टिन ताली बजाकर प्रीतम को अप्रिशिएट करता है, और इसके बाद ही वह प्रीतम को उसके असली नाम कबीर साहनी से पुकारता है। मार्टिन के मुंह से नाम सुनकर प्रीतम के चेहरे की सख्ती जम जाती है। कहें तो वह बुरी तरह शॉक्ड हो जाता है। वो एक पल भी वहाँ ना रुककर घर की तरफ भागता है और सामान समेटना शुरू कर देता है। वो दादू से भी कहता है वो ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। इसी वक्त उसकी बालकनी में ढेरा फेंकने की आवाज होती है, तो बाहर आकर देखता है कोई एक पेन ड्राइव छूट गया है। वह पेन ड्राइव इनपुट देते ही एक वॉइस ओवर सुनता है। मार्टिन कहता है वो कबीर साहनी यानी प्रीतम को 3 साल से ढूंढ रहा है। कबीर ने अपना नाम, पता, शहर सब बदल डाला था, इसीलिए वह उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। मगर आज किस्मत से उसे प्रीतम मिल गया। मार्टिन डिस्प्ले पर एक लाइट हाउस की फुटेज दिखाकर कुछ याद दिलाता है, फिर उसे एक हॉस्पिटल जाने को कहता है। प्रीतम फौरन ही हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। हॉस्पिटल में घुसते ही उसके पास एक रूम नंबर का मैसेज आता है। प्रीतम उस कमरे में चला जाता है। मार्टिन उस वक्त हॉस्पिटल में ही बैठा था, प्रीतम को सीधे देखने के लिए, मगर प्रीतम उसे ना पहचानने की वजह से समझ नहीं पाता। प्रीतम कमरे में घुसकर एक महिला पेशेंट को देखता है। कहें तो वह जिंदा लाश बनी पड़ी है। प्रीतम पेशेंट का नाम देखते ही रोने लगता है। वह पेशेंट के पैर पकड़कर माफी मांगता है। यह नजारा देखकर मार्टिन को थोड़ी बहुत मानसिक शांति मिलती है। इधर पेड्रो घर लौटकर बेटे का लैपटॉप ऑन करके देखता है। उसके बेटे ने भी ब्लू व्हेल गेम इंस्टॉल कर रखा था। अब उसे समझते देर नहीं लगती, उसका बेटा भी इसी गेम का शिकार था। ऑफिस लौटकर वह प्रीतम के कबीर साहनी नाम के बारे में भी पता करता है, मगर खास कुछ
कुछ पता नहीं चलता। सिर्फ इतना पता चलता है कि इस नाम का कोई एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था। पेड्रो प्रीतम को फोन करके ना पाकर उसकी लोकेशन ट्रेस करके हॉस्पिटल आ जाता है। प्रीतम को पाकर वह जानना चाहता है उसकी असली पहचान क्या है। तब प्रीतम कबूल करता है वह एक कातिल है, उसने एक शख्स को मारा था। प्रीतम उस वक्त इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था। उनके प्रोफेसर फोंसेका की एक क्लास थी। प्रोफेसर फोंसेका बेहद स्ट्रिक्ट थे। क्लास में आने में लेट हो जाए तो वह किसी को अंदर नहीं आने देते थे। प्रीतम अक्सर क्लास में लेट पहुंचता था। उस दिन भी वह काफी लेट कर देता है। प्रोफेसर फोंसेका क्लास में घुसने नहीं देंगे। यह जताने पर प्रीतम बहाना बनाता है वो हॉस्पिटल गया था। प्रोफेसर पूछते हैं हॉस्पिटल कितनी दूर है। प्रीतम कहता है यहाँ से 1 किलोमीटर दूर। तब प्रोफेसर कैलकुलेशन करके देखते हैं आना 2 किलोमीटर हो तो प्रीतम अगर पैदल आया गया तो उसे 2448 स्टेप चलना पड़ेगा। तो प्रोफेसर अब प्रीतम का मोबाइल मांगकर हेल्थ ऐप चेक करके देखते हैं। प्रीतम ने महज 207 स्टेप चलाए, यानी वह हॉस्टल से बसेस क्लासरूम तक ही आया है। झूठ पकड़ा जाने पर प्रोफेसर फोंसेका उसे बेइज्जत करके क्लास से बाहर निकल जाने को कहते हैं। प्रीतम भी गुस्से में फोंसेका को मिडिल फिंगर दिखाकर निकल जाता है। इसके बाद से प्रीतम का एक ही मकसद बन जाता है, जैसे भी हो फोंसेका को बेइज्जती का शिकार बनना पड़ेगा। वह बहुत कोशिश के बाद फोंसेका का इनबॉक्स हैक कर लेता है और वहाँ उसे प्रोफेसर की कुछ परखिया रिश्ते की अंतरंग फोटो मिल जाती है। प्रीतम एक फेक मेल अकाउंट खोलकर वो फोटो फोंसेका की बीवी समेत सब कॉलेज के सबको सेंड कर देता है। अगले दिन फोंसेका कॉलेज पहुंचते हैं तो चौकीदार से लेकर सब उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। फोंसेका वजह ना समझ पाकर हैरानी से क्लासरूम में घुसते ही सन्न रह जाते हैं। उनकी अंतरंग फोटो व्हाइट बोर्ड पर डिस्प्ले करके रखी गई थी और पूरी क्लास उन पर हंस रही थी। फोंसेका अब शर्म से सर झुकाकर घर लौट आते हैं। घर लौट कर देखते हैं उनकी बीवी घिन से मुंह दूसरी तरफ घुमाए बैठी है। शर्म और अपमान से फोंसेका की जीने की इच्छा खत्म हो जाती है तो वह लाइट हाउस से छलांग लगाकर सुसाइड कर लेते हैं। प्रीतम इस घटना के बाद नाम, आइडेंटिटी, शहर सब बदल डालता है, मगर इस ट्रॉमा से उभर नहीं पाता। पेड्रो उसे मोटिवेट करके समझाता है। उस वक्त उसकी उम्र कम थी, इसलिए बिना समझे गलती कर बैठा। इसलिए पेड्रो उसे अपसेट होने से मना करता है। फिर जानना चाहता है फोंसेका की फैमिली में कोई है जो प्रीतम से बदला लेना चाहे। प्रीतम बताता है उसने हॉस्पिटल में जिस महिला को देखा वही फोंसेका की बीवी है। उसकी फैमिली में वह और किसी को नहीं जानता। प्रीतम अब फोंसेका की फैमिली डिटेल सर्च करके पता लगाता है। उनका मार्टिन नाम का एक बेटा था जो यूएसए में रहता था। अब वह क्लियर हो जाते हैं, मार्टिन ही प्रीतम के पीछे पड़ा है। इधर मार्टिन श्रद्धा के को 1 लाख रुपए वापस करके कहता है बच्चे के किडनैप के लिए आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए थे, वह 10 लाख आपको वापस कर रहा हूँ। बच्चे को मैं फिलहाल छोड़ नहीं रहा। इतना कहकर वह उस लड़के से सारा राब्ता खत्म कर देता है। इसके बाद मार्टिन मंत्री के घर फोन करके बताता है विन्नी उसके पास है। मंत्री जानना चाहता है मैं कैसे यकीन करूं कि विन्नी तुम्हारे ही पास है। तब मार्टिन श्रद्धा के मोबाइल पर विन्नी की एक फोटो भेजता है। फोटो देखकर इनका कलेजा फटने जैसा हो जाता है, क्योंकि फोटो में विनी की मिडिल फिंगर कटी हुई है। मतलब उस कमीने ने विनी की बीच वाली उंगली काट दी है। मार्टिन 5 करोड़ रुपए फिरौती लेकर प्रीतम के हाथों में भेजने को कहता है। बात इधर उधर की तो वह विनी की एक और उंगली काटने की धमकी देता है तो फौरन पैसों का बैग तैयार किया जाता है। प्रीतम एक तरकीब लगाकर पीए का मोबाइल तोड़कर उसका मदरबोर्ड एक नोटों की गड्डी के अंदर डाल देता है ताकि बैग को ट्रेस किया जा सके। पेड्रो एक और मोबाइल बैग के अंदर डाल देता है ताकि मार्टिन समझे यह मोबाइल निगरानी के लिए रखा गया है तो वह यह मोबाइल निकाल लेगा, और क्योंकि एक मोबाइल मिल जाएगा तो अंदर वाला नहीं ढूंढेगा। प्रीतम निकल ही रहा था कि रसोइया दौड़ कर आता है और कहता है पानी के टैप से नूडल्स निकल रहे हैं, इस घर में जरूर कोई भूत है। मंत्री का वैसे ही मिजाज खराब था। रसोइया की बकबक पर वह उसे डांट कर भगा देता है। इधर प्रीतम पैसे लेकर एक ब्रिज पर मार्टिन से मिलता है। मार्टिन के आमने सामने होते ही मार्टिन उसे मारपीट शुरू कर देता है, क्योंकि प्रीतम की वजह से ही उसकी फैमिली, करियर सब खत्म हो गया। प्रीतम मार्टिन से माफी मांगता है मगर वह माफ नहीं करता। मार्टिन प्रीतम को कल सुबह 10:30 बजे लाइट हाउस से, यानी जहां से मार्टिन का बाप छलांग लगाकर सुसाइड कर चुका था, वहीं से छलांग लगाकर सुसाइड करने को कहता है, वरना विनी को मार देने की धमकी देता है। मार्टिन अपनी घड़ी उतारकर प्रीतम के हाथ में पहनाकर टाइमर सेट कर देता है। प्रीतम के पास फैसला लेने के लिए 8 घंटे बाकी हैं। मार्टिन बैग लेकर जाते वक्त बैग के अंदर मोबाइल पाकर उसे निकाल लेता है। फिर प्रीतम को एक जोरदार लात मारकर सेंसलेस कर देता है। वह प्रीतम की जेब से उसका मोबाइल निकालकर पेड्रो को मैसेज करता है, मुझे विनी मिल गया है, उसे लेकर वापस
वापस आ रहा हूँ। सब उम्मीद में दिल थामे बैठे हैं कि विनी वापस आ रहा है। वह मोबाइल ट्रैक करके देखते हैं, सचमुच मंत्री के घर की तरफ कोई आ रहा है। थोड़ी देर बाद गाड़ी आकर रुकती है तो सब दौड़ पड़ते हैं, मगर गाड़ी में विनी नहीं है, बल्कि खून से सना दूसरा मोबाइल पड़ा है। इधर प्रीतम होश में आकर मंत्री के घर दौड़ा आता है। वो नोटों की गड्डी में रखे पीए के मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करके देखता है। वह एक होटल की लोकेशन दिखा रहा है। मार्टिन दरअसल वहीं है। पुलिस फौरन एफ लेकर वहां पहुंच जाती है, मगर इस होटल में कम से कम 200 कमरे हैं। इनमें किस कमरे में मार्टिन है यह ढूंढना मुश्किल है। प्रीतम एक तरकीब बताता है। वह हर फ्लोर पर एक एक कांस्टेबल भेजने को कहता है और उन्हें हर कमरे के सामने जाकर जोर से चिल्लाने या गाना गाने को कहता है। प्रीतम ने पीए के मोबाइल पर ऑटो आंसर ऑन कर रखा था, तो अब वो उस मोबाइल पर फोन करेगा तो वह अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। तो कमरे के बाहर से कोई चिल्लाएगा भी तो वह आवाज प्रीतम को सुनाई देगी और वह समझ जाएगा कि मार्टिन किस कमरे में है। तो प्रीतम के कहे मुताबिक कांस्टेबल्स वहीं शुरू करते हैं। आखिरकार कांस्टेबल जयंत एक कमरे के सामने से गुजरते वक्त प्रीतम डिटेक्ट कर लेता है इसी कमरे में मार्टिन है। वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसकर देखते हैं। मार्टिन तब तक भाग चुका है। मार्टिन पीए के मोबाइल का मदरबोर्ड भी पा चुका है। उस पे लिखा था प्रीतम का वक्त खत्म होने में सिर्फ 4 घंटे बाकी। मार्टिन भागने से पहले किसी की गाड़ी चुरा कर ले जाता है। वह आदमी प्रीतम के पास शिकायत करता है तो प्रीतम पूछता है, आदमी की गाड़ी में टोल देने पर मैसेज आता है क्या, और ऑटोमेटिक टोल देने का सिस्टम है क्या? यह सिस्टम है सुनकर प्रीतम सबको रिलैक्स रहने को कहता है। मार्टिन हाईवे के टोल प्लाजा से गुजरेगा तो उन्हें यूं ही सिग्नल मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद ऐसा ही होता है। लोकेशन जानकर वह मार्टिन को पकड़ने निकल पड़ते हैं, मगर मार्टिन बात भांप कर गाड़ी छोड़कर बस से भाग जाता है। पेड्रो और प्रीतम आकर देखते हैं सिर्फ गाड़ी पड़ी है। गाड़ी पर लिखा है बस 2 घंटे का वक्त बाकी। प्रीतम मार्टिन का मोबाइल नंबर ट्रैक करने की कोशिश करता है। जिस वक्त मार्टिन ने टोल दिया था उस वक्त पास के टावर में 3 सिम कार्ड कनेक्टेड थे। इनमें से एक संदेहजनक था। यही मार्टिन का सिम कार्ड है। प्रीतम मौजूदा लोकेशन ट्रैक करने जाता है तो देखता है मार्टिन के आसपास और भी बहुत सारे मोबाइल हैं। इससे प्रीतम समझ जाता है मार्टिन अब बस या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में है। वह बस का पीछा करके उसे पकड़ भी लेते हैं, मगर इस बार भी मार्टिन उन्हें धोखा देकर भाग निकला है। बस से उतरने से पहले मार्टिन मोबाइल एक बुढ़िया के बैग में डाल गया है। प्रीतम मोबाइल हाथ में लेते ही मैसेज आता है बस 1 घंटा बाकी। इसके अलावा मोबाइल में विनी की फोटो भी थी जिसमें विनी की 2 उंगलियां कटी हुई हैं। इस घटना के बाद पेड्रो को शक होता है शायद मार्टिन की दी हुई घड़ी में स्पीकर है जिसके जरिए मार्टिन सारी बातें सुन ले रहा है। पेड्रो प्रीतम की घड़ी खुलवाकर उसे साइड में ले जाकर यह बात बताता है। अब वह एक प्लान बनाते हैं। प्रीतम दिखावा करेगा कि वह लाइट हाउस पर सुसाइड करने जा रहा है। इससे अपनी आंखों से नजारा देखने के लिए मार्टिन भी वहां पहुंचाएगा और इसी मौके पर पेड्रो उसे गिरफ्तार कर लेगा। तो प्रीतम लाइट हाउस पहुंच जाता है। पेड्रो बाहर से नजर रखता रहता है। इसी वक्त पेड्रो को एक बहुत जरूरी बात याद आती है। जब उसने पहली बार विनी से मुलाकात की थी तब उसके हाथ पर आग से जलने का दाग था, मगर बुढ़िया के पास मिले मार्टिन के मोबाइल में विनी की जो फोटो थी उसमें उसके हाथ पर जलने का दाग नहीं था। पेड्रो श्योर होने के लिए प्रीतम को फोटो चेक करने को कहता है। प्रीतम फोटो अच्छी तरह चेक करके समझ जाता है यह एआई जनरेटेड फोटो है। मार्टिन ने एआई से फोटो बनाई है, यानी विनी उसके पास भी नहीं है। प्रीतम अंदाजा लगाता है मार्टिन ने ब्लू व्हेल गेम के जरिए विनी को ऐसा टास्क दिया है जिसमें वह अपने ही घर में ऐसी जगह छुपा है कि कोई ढूंढ नहीं पा रहा, क्योंकि विनी को सीसीटीवी फुटेज में घर से बाहर निकलते नहीं देखा गया। मतलब वह घर में ही कहीं है। वह विनी के गेम के टास्क को एनालाइज करके देखते हैं। विनी ने घर से ऐसे सारे इक्विपमेंट हटाए हैं जैसे ऑक्सीजन, खाना, पोर्टेबल टॉयलेट जो सर्वाइव करने के काम आते हैं। इसके अलावा रसोईया कह रहा था पानी के टैप से नूडल्स निकल रहे हैं, तो वह लगभग श्योर हो जाते हैं विनी घर की पानी की टंकी में ही छुपा है। फोन पर बात करते करते प्रीतम लाइट हाउस पर चढ़कर देखता है। वहाँ पहले से ही मार्टिन बैठा है। वह प्रीतम को छलांग लगाने को कहता है तो प्रीतम छलांग नहीं लगाना चाहता। इसके अलावा वह यह भी कहता है विनी पानी की टंकी में छपा है। अब मार्टिन काफी हक्का बक्का रह जाता है और प्रीतम को जबरदस्ती नीचे धकेलने की कोशिश करता है। इससे दोनों के बीच मारपीट शुरू हो जाती है। इधर पेड्रो कांस्टेबल दत्ता थेरे को फोन करके पानी की टंकी चेक करने को कहता है। वो टंकी चेक करता है तो सचमुच अंदर विनी को पा लेता है। विनी अंदर बैठा काफी मजे ले रहा था। खैर इधर प्रीतम और मार्टिन को मारपीट करते देख पेड्रो भी लाइट हाउस दौड़ पड़ता है और मार्टिन को गन पॉइंट पर ले लेता है, मगर प्रीतम मार्टिन को बचाने की चाह में कहता है यह लड़का मार्टिन नहीं है, ये कोई और है। पेड्रो समझ जाता है प्रीतम झूठ बोल रहा है, यही लड़का मार्टिन है, मगर प्रीतम जब उसे सेव करना चाह रहा है तो इसके पीछे जरूर कोई वजह है। तो पेड्रो भी उसे चले जाने का मौका दे देता है। मार्टिन भी प्रीतम के इस काम से काफी हैरान होता है। लौटते वक्त पेड्रो प्रीतम से पूछता है उसने मार्टिन को जाने क्यों दिया। प्रीतम बताता है 3 साल
साल पहले मार्टिन भी अच्छा लड़का था। आज उसके क्रिमिनल बनने के पीछे सिर्फ प्रीतम ही जिम्मेदार है, इसीलिए उसने मार्टिन को अच्छा बनने का एक मौका दिया है। तो जाते वक्त वह एक जगह रुकते हैं। यादगार के तौर पर प्रीतम पेड्रो को एक गाना गाने को कहता है। पेड्रो गाना गाता है तो प्रीतम उसे रिकॉर्ड कर लेता है और पेड्रो को बिना बताए वह रिकॉर्डिंग पेड्रो की बीवी के पास भेज देता है ताकि दोनों की नाराजगी दूर हो जाए। इसके बाद वह खुशी खुशी मंत्री के घर लौट आते हैं। वह सोच रहे थे बेटे को ढूंढ देने की खुशी में मंत्री पेड्रो को दोबारा क्राइम डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देगा, मगर आकर देखते हैं कांस्टेबल दत्तात्रेय अकेले ही सारा क्रेडिट ले चुका है। उसकी सब जय जयकार कर रहे हैं। सब मान बैठे हैं कि दत्तात्रेय ने ही विनी को ढूंढ निकाला है। प्रीतम और पेड्रो अपसेट होकर बाहर आ जाते हैं। इसी वक्त उनके पास श्रद्धा का फोन आता है। उसके एक्स ने फोन किया था। वह उनकी अंतरंग फोटो टीवी पर पब्लिश कर देने की धमकी दे रहा है। इस मुसीबत से उभरने के लिए प्रीतम एक प्लान लगाता है। वह पेड्रो के न्यूज एंकर दोस्त अना से एक न्यूज करवाता है। उस न्यूज में दिखाया जाता है श्रद्धा वीरेंद्र सहवाग के साथ मालदीव में अंतरंग वक्त बिता रही है। हालांकि फोटो असली फोटो से एडिट करके सहवाग का चेहरा बिठाया गया था। न्यूज में सहवाग का इंटरव्यू लेकर साबित किया जाता है यह फेक है। इसके बाद फिर एक और फोटो दिखाई जाती है जिसमें सहवाग की जगह श्रद्धा के साथ संजय दत्त को दिखाया जाता है। इस बार भी साबित कर दिया जाता है यह फेक फोटो है। फिर असली फोटो को भी दिखाया जाता है, क्योंकि पहले की दोनों इस एडिट फोटो थी तो इस बार असली फोटो को भी लोग एडिट ही मान लेते हैं और इसी तरह उस बदतमीज का प्लान चौपट कर दिया जाता है। इसके बाद पेड्रो उसे गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर देता है। पेड्रो घर के पास पहुंचते ही बीवी स्टेसी उसे फोन करती है। प्रीतम उसे फोन उठाने को कहता है। दोनों बात करते हैं तो नाराजगी दूर हो जाती है। प्रीतम ने पेड्रो से जो गाना गवाया था यह गाना प्रीतम की दादी गाती थी, तो स्टेसी भी फोन पर गाना रिकॉर्ड करके पेड्रो के पास भेजती है। स्टेसी की गाने की आवाज बिल्कुल प्रीतम की दादी जैसी ही है, तो वह रिकॉर्ड किया गाना दादू को जाकर सुनाता है तो दादू दोनों की आवाज का फर्क ही नहीं कर पाते। आखिरकार दादू के चेहरे पर मुस्कान खिल उठती है। इधर मार्टिन बाप के समाधि पर फूल चढ़ाने जाता है। उसका मन काफी हल्का लग रहा है। वह श्रद्धा को फोन करके माफी मांगता है और बताता है वो उनके पैसे वापस कर रहा है। थोड़ी देर में एक गाड़ी में पैसे पहुंच जाएंगे। वो यह बात प्रीतम को भी बता देने को कहता है। तो आखिरकार सब सामान्य जिंदगी में लौट आते हैं। बस पेड्रो और प्रीतम प्लान करते रहते हैं कैसे पेड्रो को साइबर सेल से क्राइम डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जाए और इसी तरह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।